अगर आपको मालूम चले कि आपको कैंसर है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता है। ये मैंने सीखा है। और उसके बाद मैं मुंबई के टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, जो एक कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ गई। वहाँ पे डॉक्टरों से मिली। वहाँ पर मैं जब गई तो मैंने देखा कि इतने मरीज हैं कि उस वक्त मेरा जो ये दर्द था और जो सोच था वो एकदम बदल गया कि मैं ही एक अकेली नहीं हूँ जो इस बीमारी से पीड़ित हूँ। कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पैर अभागे, किस नगरी में जाके ठहरे। मैं पिंकी यादव, ज़िंदगी बाइट्स, ज़िंदगी की बातें, और सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा नमस्कार है। जो ज़िंदगी बाइट्स का ये जो लाइन है कि बातें ज़िंदगी की, मैं भी आज आप लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें और कुछ कहानियाँ साझा करने के लिए आई हूँ, ताकि आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानें और मेरी ज़िंदगी की कुछ कहानियों से आपको भी लगता हो कि आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ ले सकते हैं मेरी ज़िंदगी से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया है। और साहित्य कहते हैं वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य की पढ़ाई करते करते मैंने जीवन के अनुभवों को सीखा है और किस तरह ज़िंदगी जीना चाहिए ये भी मैंने भावनाओं से जुड़कर सीखा है। क्योंकि जब 2002 में मैं शादी करके, मेरे पति का नाम सुजीत कुमार है, और उनके साथ जब मैंने अपना नया जीवन शुरू किया तो मेरा जो जीवन था बहुत ही अच्छा था। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ दुख छुपा होता है। और मेरे शादी के पहले का जो भी समय रहा, मेरी पढ़ाई लिखाई और बचपन, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे आवाज़ भी भावुक हो रहे हैं, मगर मैं अपने आप को संभाल कर ये बताना चाहती हूँ। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ा करती थी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। जब क्लास 8 में मेरे पिता नहीं रहे और हमारा जो बिजनेस था ट्रक और ट्रांसपोर्ट का, तो कहते हैं उस वक्त वो पुरुषों का बिजनेस हुआ करता था, मगर मेरी माँ ने उस बिजनेस को संभाला है। और मेरी माँ जो है मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। वो मेरे जीवन की एकमात्र महिला है जिसको देखकर मैंने जीना सीखा है और किस तरह मजबूत हुआ जाता है मैंने सीखा है। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो जीवन है और उस मेरे जीवन में सबसे एकमात्र मेरा इंस्पिरेशन मेरी माँ है। और माँ का जो जीवन मैंने देखा है उससे मैंने सीखा है कि संघर्षों से कैसे जिया जाता है। एकदम निराशा भरी उस वक्त मेरी जीवन थी। कभी कभी हम लोग आर्थिक तंगी से भी गुजरा करते थे। दोस्तों के द्वारा मदद भी मिल जाया करता था। कभी कभी तो फीस भरने के भी लिए मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि ट्रक और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ हो सकता है। और एक महिला के द्वारा जब वो बिज़नेस देखा जाता है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में हम लोगों को ड्राइवर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जो बता दिया वही हमको करना है। तो उस वक्त हम लोग को कभी कभी ये सब भी देखना और झेलना पड़ा। मगर मेरी माँ जो है कभी अपने पद से डगी नहीं। उसने मुझे इस काबिल आज बना दिया कि मैं आज पटना शहर में आकर भी पटना के लोगों के बीच हूँ और लोग मुझे जान रहे हैं कि पिंकी यादव एक वार्ड पार्षद के रूप में पटना नगर निगम में क्या कर रही है। तो मेरा जो पिछला जीवन है बहुत संघर्ष में रहा और मैंने बहुत कुछ अपनी माँ से सीखा है। आज भी मेरी माँ उसी तरह अडिग और सबल के रूप में खड़ी है। और शादी के बाद का जो जीवन है बहुत ही अच्छा रहा उसके मुकाबले, क्योंकि मेरे पति का और मेरे ससुराल के लोगों का मुझ पर बहुत प्यार है और बहुत सहयोग उन्होंने मुझे किया है। 2007 की बात है जब मेरा दूसरा जीवन जो है, जो आज मैं आप लोग को दिखती हूँ एज ए वार्ड पार्षद, उसकी शुरुआत जो हुई 2007 में, तो मेरे परिवार के लोगों ने, खासकर मेरे पति ने बहुत ही सपोर्ट किया। कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक महिला होती है, मगर मैंने उसको बदल दिया है। मैं कहती हूँ एक महिला के पीछे, उसके सक्सेस के पीछे एक पुरुष भी हो सकता है, और मेरे पति हैं वो। तो इस मंच से मैं आज उन्हें भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना सहयोग किया कि मैं आज यहाँ हूँ। और वार्ड पार्षद के रूप में जो मेरा संघर्ष रहा वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि पटना जैसे शहर में जहाँ अनेकों समस्याएं थी
और जब मैं वार्ड पार्षद बन के आई, पटना नगर निगम दोबारा जीवित हुआ था 2002 में। और साथ में उन्होंने, मुख्यमंत्री ने उस वक्त महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने नगर निगम में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। और उसी की वजह से मैं आज एक वार्ड पार्षद के रूप में आप लोगों के बीच हूँ। मैंने वार्ड पार्षद के साथ साथ डिप्टी मेयर का भी चुनाव मैं लड़ी थी, जिसमें मैं सिर्फ 1 वोट से रह गई थी। उसका सिर्फ यही कारण था क्योंकि मेरा जो संबंध है हर पार्षदों के साथ, अच्छा व्यवहार, और उन लोगों के साथ मैं महिलाओं को हरदम, जब भी वो मेरे साथ रहती हैं, साथ ही जो मेरे महिला पार्षद हैं, मैं उन लोगों को भी मोटिवेट करते रहती हूँ। उसमें भी एक हारने के बाद निराशा तो आती ही है, मगर जब आदमी व्यक्ति निराश होता है ना, तो आशा जो होती है, आशा जो कि किरण होती है, वो और कस के प्रज्वलित होती है कि मुझे और आगे जो है ना बढ़िया करना है। मैं निराश नहीं होती कभी, क्योंकि मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि निराशा को कभी भी अपने जीवन में नहीं आने देना है। क्योंकि निराशा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर आपको घेर लेती है तो आप ज़िंदगी के ऐसे जगह पर चले जाते हैं, मतलब मैं कहूँगी रसातल में चले जाते हैं जहाँ आशा की कोई किरण आपको नहीं दिखेगी। मगर मैंने उसे कभी भी अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं बताती हूँ, मेरे जीवन का एक कटु सच और भी है कि जब 2013 में मैं अपने दूसरे टर्म के चुनाव के बाद मेरा जीवन जो आगे बढ़ा, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। उस वक्त मेरा बेटा जो था सिर्फ 1.5 साल का था, और उसी वक्त मुझे मालूम चला कि मैं ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हो गई हूँ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। और उस वक्त एक ऐसा शब्द है कैंसर, जो सुनते ही लगता है कि ओह, कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता है इस बीमारी में। आप भी सोच सकते होंगे कि कैसा लगा होगा उस वक्त मुझे। डेढ़ साल का एक छोटा बच्चा, उसे माँ की कितनी ज़रूरत रही होगी। इस वक्त भी मेरी माँ और मेरे पति और पूरा परिवार मेरे साथ था। और मैंने अपना इलाज जो है मैं सबको बताना चाहती हूँ और एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। अगर आपको मालूम चले कि आपको कैंसर है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता है। ये मैंने सीखा है। और उसके बाद मैं मुंबई के टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, जो एक कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ गई। वहाँ पे डॉक्टरों से मिली। वहाँ पर मैं जब गई तो मैंने देखा कि इतने मरीज हैं कि उस वक्त मेरा जो ये दर्द था और जो सोच था वो एकदम बदल गया कि मैं ही एक अकेली नहीं हूँ जो इस बीमारी से पीड़ित हूँ। अरे, मेरे अलावा भी इतने लोग हैं और मैं तो बेहतर स्थिति में हूँ। मेरे से भी ख़राब स्थिति में वो लोग हैं और संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। उस दिन मेरे जीवन में एक आशा की किरण जागी फिर से, और मैंने अपना पूरा जो जीवन है, जीने का तरीका है, पूरा उस वक्त, उस दिन से ही बदल दिया। और मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति जागी कि मुझे जीना है, अपने लिए तो जीना ही है, मेरे बच्चों के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए, कि जो आज मरीज़ हैं, जो इस पीड़ा को गुजर रहे हैं, उनको भी मुझे देखना है, उन्हें भी बताना है कि नहीं, इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, इससे लड़कर वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आया जा सकता है। और आप मुझे देख रहे होंगे तो मुझे कोई आज देखता है तो कोई ये नहीं कहता है कि मैं कभी कैंसर की मरीज़ रही होंगी और मैंने वो सब झेला है। मैं जिनसे भी मिलती हूँ, और मैंने उस दिन के बाद से मुझे लगता है कि हर महीने मुझे एक ना एक मरीज़ की खबर मिलती है आसपास में कि कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि एक आज ऐसी बीमारी है ये, और भविष्य में ये बीमारी जो है ना हर घर में होने वाली है। आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि हर घर में एक मरीज कैंसर का हो सकता है। तो इसलिए अभी से तैयार हो जाएं अपने जीवन को बदलने के लिए कि हाँ, ये बीमारी जो है हमारे जीवन में आएगी, मगर हमको डरना नहीं है, डर के इससे निकलना है। और पारिवारिक सपोर्ट जो होता है, इसमें सबसे बड़ा कारण है। कैंसर जैसे बीमारी में लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले तो आत्मिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है, और अपने जीवन के रहन सहन में भी बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। खाना पीना कैसा होना चाहिए,
आदमी को डिसिप्लिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैंसर जैसे शब्द से डरना नहीं है। और 2013 के बाद से मैंने अपने जीवन का तरीका बहुत ही बदल दिया है। मैं अब हर एक चीज़, हर एक पल को अनुभव करती हूँ और उसे जीने के लिए सोचती हूँ कि किस तरह अपने इस एक पल को मैं जीऊँ और मुझे देखकर दूसरे लोग भी ये सीखें। जब से मैंने समाज सेवा में बहुत ही ज़्यादा अपनी रुचि दिखाई है उसके बाद से, और समाज के हर एक वर्ग के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। और आगे की एक कविता है, उसके मतलब जो उसका सार था, आगे का जीवन जो है वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि उनके अंदर वो जिजीविषा की भावना थी, जीने की इच्छा थी। वो समाज के लिए रहे और समाज में ही वो विलीन हो गए, और उन्हीं का जीवन मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लगता है। उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किस तरह नदी का एक कंकड़ जब सागर में मिलने के लिए जाता है तो वो एक कंकड़ रहता है सिर्फ, और जब वो बहता रहता है तो वो स्वच्छ पानी बनता रहता है नदी। मगर जब वो एक कहीं पर कहीं इकट्ठा हो जाता है तो पानी की गति को रोक देता है और पानी मैला हो जाता है। तो वो जो जीवन जीने की इच्छा है, अपनी ज़िंदगी को बहने दीजिए और किसी भी रुकावट में पड़िए मत, कोई भी झमेलों में मत पड़िए। जीवन में बहुत से झमेले हैं, मगर उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को पार करना है और फिर ज़िंदगी जीना है। क्योंकि ज़िंदगी जो है, मनुष्य का जीवन जो है, एक बहुत ही सुंदर जीवन भगवान के द्वारा उसे मिला है, और उस जीवन का आदमी को उपयोग करना चाहिए, समाज के लिए, अपने लिए उसको जीना है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके बाद से 2017 के बाद से मैंने लोगों की काउंसलिंग भी की है इस बीमारी को लेकर, कि जब भी मुझे मालूम चलता है मेरे वार्ड में या मेरे रिलेटिव्स में या और कहीं पर भी, तो बहुत से लोग मुझसे बातें करते हैं और मुझे देखकर उनको लगता है कि नहीं, जब वो ये ठीक होकर आ गई है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और मेरे जीवन में हर एक हफ्ते में एक मरीज़ से मेरी मुलाकात होती है और मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना ये सफ़र काटा है, आप भी उसी तरह काटिए, हंसिए खुशिए। हंसी को अपने जीवन से कभी भी निकलने मत दीजिए। हंसना जो है बहुत ज़रूरी है जीवन में। और आज का जो जीवन है इतना तनावपूर्ण जीवन है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई व्यक्ति जो है तनाव में घिरा हुआ है। मगर हंसना जो मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को एक अच्छा तोहफा दिया है कि हंस कर आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। अभी करीब पिछले दिनों की ही बात है, हमारे जान पहचान में ही एक है, इतना सुंदर उनका जीवन था, इतना इंस्पायरिंग, हर समाज के लिए भी वो काम करती हैं। मगर उन्हें भी इस बीमारी से जब वो सुनी तो उनको भी इतना वो इतने निराशा में जीवन में चली गई। और जब मैं कुछ हफ्तों तक उनसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाई, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं कही कि आज क्यों, क्या बात है। वो इतना हंसमुख है और ज़िंदगी जीने का उनमें इतना जज्बा है, हर लोगों को इंस्पायर करती है, वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है। जब मेरे 5-6 कॉल गए और उन्होंने जब फ़ोन उठाया और मैं पूछी कि क्या बात है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे चिंता हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा कि आप इतनी निराश क्यों हैं, मैं तो आपके सामने जीते जागते खड़ी हूँ, मुझे तो देखिए आप एक बार, कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकती हूँ। मैं तो आज से और 10 साल पहले की मरीज हूँ ना, आप तो अभी की हैं। आपने और कुछ समाज में देखा है, टेक्नोलॉजी भी इतना। अब जाकर उन्हें मैं देखती हूँ, जब बातें करती हूँ फ़ोन पर, तो वो हंसती हुई मुझे मिलती हैं फ़ोन पर भी। और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाइए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कि आप क्या इतना बढ़िया कर रहे हैं, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, ज़रूर आप में वो परिवर्तन आएगा। और सच बात है, अब फ़ोन करती हूँ ना तो इतना सुंदर उनका आवाज़ लगता है कि ओह नहीं, मैंने कहा निराशा आपके जीवन से एकदम निकल गया है। तो ये सब जो है इंस्पिरेशन की चीज़ें हैं, लोगों को जब भी कोई मिले और हम लोग अगर इस तरह की चीज़ें साझा करनी चाहिए। लोगों को अपनी बीमारी के बारे में छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना तो एकदम भी नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने से दर्द कम नहीं होता है और बढ़ता है। कहते हैं कि सुख तो कोई नहीं बांटता है, दुख जरूर अगर कोई बांट ले तो वो हल्का हो जाता है। तो ये बीमारी जो है, अब मैंने इस पर मुझे 10 साल हो गए इस बीमारी से लड़ते हुए, और डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, अब 2 साल के बाद आप आइए, तो वो जो खुशी थी कि 2 साल बाद आना है, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। मगर साथ ही साथ डॉक्टर ने एक बात और कह दी कि ये मत समझिए कि बीमारी ख़त्म होने वाली है, हो सकता है कि दोबारा भी आ जाए, मगर हाँ, आप जब एक बार लड़ चुके हैं
तो आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति आ गई है कि आप दोबारा भी लड़ सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नगर निगम के पूरे ज़िंदगी में, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे, वार्ड नंबर 31 में मैं 10 सालों तक वार्ड पार्षद रही और लोगों के बीच जब मेरा अनुभव बढ़िया रहा, मैंने अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए कार्य किया, उसी का परिणाम था कि मैं दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ी 2017 में और मैं जीत हासिल करी हूँ। उसी मेरा ये काम करने का जो तरीका है, जनता की सेवा करने का जो भाव है और अपने वार्ड के तकलीफ़ की, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की वजह से ही दूसरे वार्ड में जाकर मैं जीती 2017 में। और आज फिर 2022 में भी मैं वार्ड नंबर 32 का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अब 20 साल में मैं प्रवेश कर रही हूँ। पूरे 15 वर्षों तक मैंने पटना की जनता की सेवा की और अपने वार्ड का तो विकास मैंने किया ही है। और भी बहुत सी समस्या जो बाहर के वार्ड के भी लोग मेरे पास आते हैं, आसपास के वार्ड के लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, पिंकी यादव के पास जाएंगे तो ज़रूर कुछ मेरी समस्याओं का समाधान होगा। उसी का परिणाम है कि मैं आज भी जनता के बीच हूँ। मैंने 2022 में पटना के मेयर का भी चुनाव लड़ा और अच्छे मतों, मैं कहती हूँ मैं ये हार नहीं मानती हूँ, मेरी एक कोशिश थी कि लोग मुझे भी जाने, सिर्फ 2 वार्डों के लोग मुझे नहीं जाने, कंकड़बाग के लोग न जाने, पटना के 72 वार्ड के लोग मुझे जाने कि पिंकी यादव जो है वार्ड पार्षद, जो पिछले इतने वर्षों से पटना नगर निगम में सेवा दे रही है और उनमें काम करने की इच्छा है, वो पटना शहर को बेहतर बना सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपने इतने सालों में क्या अनुभव किया पटना में, तो मेरा अनुभव तो बहुत तरह का है। पटना जो था वाटर लॉगिंग का क्षेत्र था, आज मेरा जो वार्ड है कंकड़बाग में आता है, बहुत ही जल जमाव, हरदम आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि अरे जल जमाव है कंकड़बाग में, मगर हाँ, मेरी कोशिशों से 15 वर्षों में बहुत बदलाव हुआ है। अब मेरे क्षेत्र में उतना पानी भी नहीं लगता है, इसको मैं अपनी उपलब्धि मानूंगी। और साथ ही साथ पटना में अभी बहुत कुछ करने के लिए है, क्योंकि पूरे बिहार के जो लोग हैं पटना शहर में ही आते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। पूरा बिहार जो है, क्योंकि बिहार में इतनी औद्योगिक शक्ति नहीं है, इतने फैक्ट्रीज़ नहीं हैं या जॉब का स्कोप नहीं है, तो पटना शहर में है, लोग आते हैं पटना शहर में और आबादी जो है दिन दुगनी बढ़ रही है, उसका बोझ हमारे पटना शहर पर है। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि पटना शहर को कितना बेहतर कर सके। तो पटना शहर को मैं इतने दिनों से देखती आई हूँ, तो मुझे 2-3 बातें देखने को मिलती है कि एक, मैं जब सुबह सवेरे उठती हूँ और अपने वार्ड में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मज़दूरों का एक मतलब ग्रुप है जो कहीं खड़ा है। क्यों खड़ा है, मेरे पूछने पता चला आप लोग यहाँ क्यों खड़े रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर लेबर का काम करते हैं और सुबह सवेरे लोग आते हैं जिन्हें लेबर की आवश्यकता होती है, तो हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो ये मुझे बड़ा दुखद लगता है कि इस तरह क्यों खड़े ना, कोई बाज़ार तो नहीं है, ये मज़दूरों का बाज़ार तो नहीं है ये, कि मज़दूर भी तो इंसान हैं। अगर उन्हें सरकार से यही अनुरोध करूँगी और हम लोग से जितनी कोशिश हो सके ये कहूँगी कि मज़दूरों को एक रजिस्टर करके रखा जाए, ताकि आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट हो ऐसा जहाँ से लोग अपने लिए ले सके, उन्हें बाज़ार बनकर कहीं खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग जहाँ भी देखते होंगे पटना में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और झुग्गी झोपड़ियाँ जो पटना में थी उन्हें उजाड़ा जा रहा है। तो अगर आप किसी को विस्थापित कीजिएगा तो उन्हें स्थापित भी करना चाहिए। विस्थापित करना मतलब निराशा हुई, आशा तो यही है, होप होना चाहिए जीवन में कि हम उन्हें बेहतर ज़िंदगी दें, कि वो झुग्गी झोपड़ियों में ना रहें, उनके लिए एक अच्छा जीवन जीने को, उनको समाज से जोड़ने के लिए, उन्हें एक अच्छा बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें आवास उपलब्ध करवाएं, उन्हें एक जगह दें मकान बनाकर, सरकार को चाहिए। और हम नगर निगम वाले भी उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाएं। ये मेरा सोच है कि झुग्गी झोपड़ी तो शहर की सुंदरता को ख़राब करता है, मगर क्या कीजिएगा, जीवन और शहर की विभिषिका है कि जहाँ सुंदर होता है उसके पीछे एक बदसूरती रहती है। तो लोग बदसूरत नहीं है, स्थिति और परिस्थिति बदसूरत होती है। तो उस परिस्थिति को, उन लोगों को हमें सुधारने की आवश्यकता है। तीसरा है ट्रैफिक। पटना शहर में इतना ट्रैफिक है, उसे सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो पटना नगर निगम है बहुत कार्य कर रहा है। पहले पटना जो शहर था, लोग कहते पटना अरे बड़ा ही गंदा शहर है, इतनी गंदगी है, मगर नहीं, पिछले 5 वर्षों में पटना शहर ने बहुत बदलाव किया है। उसके लिए पटना नगर निगम के अधिकारी, वार्ड पार्षद, उन सबों का सहयोग है, जनता का सहयोग है।
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, उसमें एक ई रिक्शा चलता है। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि ई रिक्शा में महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं कचरे वाली, जिसमें पहले लोग सोचा करते थे ओह नहीं नहीं ये काम औरतें थोड़ी करेंगी, नहीं, मगर आज है कि हर क्षेत्र में औरत आ सकती है, ये चीज़ सिद्ध हो गया है। और महिला सशक्तिकरण के कारण ही हुआ है कि आज जो है आप 15 अगस्त को जो झांकी निकली थी गांधी मैदान में, उसमें पटना नगर निगम की उन सफाई महिला कर्मियों ने भी भाग लिया था और एक बहुत सुंदर झांकी निकाली। उसमें उन्होंने भाग लेकर उन्हें मतलब क्या कहा जाता है, वीरांगनियाँ जैसे होती है उसी तरह वो स्वच्छता की वीरांगनियाँ हैं और उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य किया है और कर रही हैं। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है कि महिलाएं जो हैं एक घर से लेकर बाहर तक हर जगह वो कार्य कर सकती हैं। जब वो ऑफिस का कार्य कर सकती है, हिमालय पर चढ़ सकती हैं, वो सफाई का भी काम कर सकती हैं, वो घर का काम कर सकती हैं। महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ये जो एक आशा की किरण है और बहुत बड़े बदलाव की ये रोशनी है कि महिलाएं जो हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो हर चीज़ में आगे है। और जीवन में तो दो ही चीज़ चलता है, या तो आशा नहीं तो निराशा। तो अपने जीवन में निराशा को कभी हावी होने नहीं देना है। जीवन में ज़रूर आता है ये पल, मगर जब सूरज ढलता है तो सूरज ज़रूर उगता है, जीवन में रोशनी आती है। उसी तरह हमारे भी जीवन में निराशा को कभी हावी नहीं होने देना है और आशा की किरण हरदम जगमगाते रहना है, ताकि हम जो अपने लिए तो करें ही करें, मगर समाज को सर्वोपरि करें। क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है अब कि मैं अपने समाज के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को वो जगह दूं जिससे वो बिछड़ रहे हैं। अभी हमारे गर्मी की छुट्टी में मैंने एक समर कैंप बच्चों के लिए किया था, जिसमें सिर्फ वही बच्चे थे जिन्हें कभी जीने का मौका नहीं मिलता है। वो बाल मजदूर थे, रिक्शे वाले के बच्चे थे, या फिर घर में जो मेड काम करती है उनके बच्चे थे। उन सब बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। पढ़ाई भले सरकारी स्कूल में हो जाता है, मगर हाँ, इसके अलावा भी जीवन कैसे जिया जाता है। अगर किसी बच्चे के मन में डांस करने का मन है, या किसी को पेंटिंग करने का मन है, योगा है, इस तरह की एक्टिविटी जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उस समर कैंप मैंने बच्चों को दिया। 1 सप्ताह का वो जो मेरा भी लाइफ जर्नी था और उन बच्चों का इतना सुंदर था। सारे बच्चे इतना उत्साहपूर्वक उसमें भाग ले रहे थे, तो वो और एक इंस्पायरिंग चीज़ था मेरे जीवन में। तो मैंने सोचा कि ये मैंने पहली बार किया है और ये मैं इस अनवरत हर गर्मी के महीने में करना चाहूँगी। तो देखें कि जब 7वें दिन वो ख़त्म होने लगा, बच्चे के माँ बाप आए, उन्होंने कहा मैडम ख़त्म कर दीजिएगा, अब आगे नहीं करिएगा, कि बच्चा लोग को बहुत मन लगता है। हम बोले अरे मन तो ठीक है लगता है, मगर पढ़ना भी ज़रूरी है और ये भी एक्स्ट्रा चीज़ भी ज़रूरी है। अगले गर्मी की छुट्टी में हम फिर करेंगे। तो उनके माँ बाप बोलने लगे कि आपके घर में भेज दें मैडम, कि घर पे सिखाइएगा। हम बोले हम उतना समय घर पर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक वार्ड पार्षद के रूप में मुझे काम भी करना पड़ता है। तो मैंने उनसे वादा किया कि नहीं, अगली गर्मी छुट्टी में मैं और बेहतर इस प्रोजेक्ट को लाऊंगी और बेहतर ढंग से करूंगी। और सभी बच्चे निःशुल्क उसमें आते हैं, कि कोई चार्ज नहीं है। सभी लोगों का उसमें सहयोग रहा, अच्छे अच्छे टीचर्स आए, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, सभी लोग आए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मैं एक और कार्य करने जा रही हूँ, जो मेरा फाउंडेशन है, युगल गायत्री मेमोरियल फाउंडेशन। उसके तहत मैं ऐसी महिलाओं को वो देना, मतलब उनको मैं उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष कर कुछ ऐसे जीवन में मुकाम पाया है, उन्हें मैं कुछ देकर सम्मानित करना चाहती हूँ, कि वो उनको देखे, उनको एक मंच देना चाहती हूँ। उस मंच पर वो आएँ और वो भी समाज को इंस्पायर करें, महिलाओं को, कि जो महिलाएं घर में हैं वो भी कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं।